पॉस्को पैसों का हिसाब किताब चेक कर रहा होता है। उसमें 5 लाख दिनारी कम होती है, तो सीजर उसे बताता है कि ये पैसे मैंने मार्क एंटोनी को ट्रिब्यून के इलेक्शन के लिए दिए हैं, जिससे वो सीनेट में अपने लिए वोट खरीद सके, और बताता है कि ट्रिब्यून के पास सीनेट में किसी भी मोशन को वीटो करने का पावर भी होता है। रोम पहुंचते ही मार्क एंटोनी और 13th लीजन का बहुत ही जोरदार स्वागत होता है। दूर खड़े केटो और पोम्पेई मार्क एंटोनी का स्वागत देख इन्हें अच्छा नहीं लगता है। मार्क एंटोनी लूसियस वेरोनस से कहता है कि लीजन के बाकी लोगों को ड्यूटी से छुट्टी देकर खुद को भी ड्यूटी से फ्री कर लो और एंजॉय करो, लेकिन उसके पहले ऑक्टेवियन को उसकी मां एटिया के पास पहुंचाकर अपना इनाम ले लो। इधर ग्लेबियस अपनी एक्स वाइफ ऑक्टेविया से चोरी छिपे मिलने आता है, लेकिन एटिया ग्लेबियस की इंसल्ट कर उसे भगा देती है। ऑक्टेविया इस बात पर अपनी मां एटिया पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन एटिया गुस्से में पलटकर ऑक्टेविया को एक थप्पड़ लगा देती है। तभी ऑक्टेवियन वहां पहुंचता है और एटिया अपने बेटे ऑक्टेवियन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऑक्टेवियन अपनी मां एटिया को बताता है कि सेंचुरियन लूसियस वोरेनस और लीजनरी टाइटस पुलो ने ही उसे कैद से छुड़ाया है। वोरेनस और पुलो को सम्मान में एटिया और ऑक्टेवियन के साथ खाने पर ले जाते हैं। उसके बाद वोरेनस और पुलो दोनों अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। लूसियस वोरेनस आखिरकार 8 साल बाद अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी नायबी खड़ी होती है। वो अपनी पत्नी का नाम लेकर बुलाता है और उसकी पत्नी को यकीन नहीं होता कि वोरेनस अभी भी जिंदा है, क्योंकि वोरेनस पिछले 8 साल से गॉल्स की लड़ाई में होता है, जिसकी वजह से उसके परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं रह जाता है। वोरेनस नायबी की गोद में छोटा सा बच्चा देखकर शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि ये किसका बच्चा है। नायबी पहले थोड़ा सा घबराती है, लेकिन फिर वोरेनस को बताती है कि ये तुम्हारा ग्रैंडसन है, ये हमारी बेटी का बेटा है। वोरेनस कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, हमारी बेटी सिर्फ अभी 13 साल की है, लेकिन नायबी कहती है कि वो 14 साल की होने वाली है। वोरेनस पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो नायबी उसे बताती है कि उसका नाम क्राइटो है और वो एक ड्रोवर का बेटा है, और इस बच्चे का नाम लूसियस है। उसके बाद लूसियस अपनी दोनों बेटियों से मिलकर बहुत ही खुश हो जाता है, जो 8 साल के बाद काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। नायबी वोरेनस को बताती है कि जब से उसने पैसे भेजने बंद किए तो नायबी की बहन लाइडी और उसके पति ने उन लोगों की बहुत हेल्प की थी। मार्क एंटोनी ट्रिब्यून बन जाता है और एटिया के घर में एक पार्टी होती है, जहां सिसिरो, केटो, पोम्पेई समेत कई लोग मौजूद होते हैं। मार्क एंटोनी वहां अपने सोल्जर वाले यूनिफॉर्म में पहुंचता है। मार्क एंटोनी पोम्पेई के साथ सीजर की तरफ से नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है और उन लोगों को सीजर की शर्तें बताता है। मार्क एंटोनी उन सभी लोगों से कहता है कि सीजर लड़ाई और खून खराबा नहीं चाहता है, इसलिए वो एक कंप्रोमाइज नेगोशिएट करना चाहता है। सीजर चाहता है कि गॉल के गवर्नर के तौर पर जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाए तो वो किसी भी एक प्रोविंस की कमांड अपने हाथ में चाहता है, और सीजर की प्रेफरेंस इलीरिया प्रोविंस है। लेकिन पोम्पेई और बाकी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं और सीजर के रेजिग्नेशन की मांग करते हैं, जिससे सीजर के ऊपर कोर्ट में केस चल सके। पोम्पेई कहता है कि अगर हमने सीजर को प्रोविंस नहीं दिया तो इस पर मार्क एंटोनी कहता है कि सीजर के लिए जो भी चाहिए वो उसे हासिल कर लेगा। इस नेगोशिएशन में किसी भी तरह से कोई बात नहीं बनती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्क एंटोनी और सीजर की भांजी एटिया रिलेशनशिप में होते हैं। टाइटस पुलो अपनी अय्याशियों में लग जाता है। वो पहले एक वेश्यालय में जाता है और फिर वहाँ से एक जुए के अड्डे पर जाता है। वहाँ वो उन लोगों को बताता है कि वो रोमन सेना में एक लीजेंडरी है, तो वहाँ मौजूद लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सभी पोम्पेई के सपोर्टर्स होते हैं और सीजर के लोगों से नफरत करते हैं। जुए के खेल में पुलो लगातार हारता रहता है और अचानक वो सामने वाले जुआरी की जुए में चोरी पकड़ लेता है। गुस्से में पुलो अपनी चाकू उस जुआरी के गले के आर पार कर देता है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आदमी पुलो के सर पर पीछे से कांच की बोतल से मारता है, जिससे पुलो बुरी तरह से घायल हो जाता है। पुलो मरने की हालत में होता है और जैसे तैसे वोरेनस के घर पहुंच जाता है। वोरेनस तुरंत एक डॉक्टर को बुलाता है जो पुलो के सर का ऑपरेशन करता है। पुलो की जान तो बच जाती है, लेकिन वो बेहोश होता है, तो वोरेनस उसे अपने घर में ही रखता है। वोरेनस की बेटी का लवर
क्राइटो आता है और वोरेनस थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद दोनों की शादी की मंजूरी दे देता है। सीनेट के अंदर स्किपियो एक मोशन प्रपोज करता है जिसमें वो कहता है कि सीजर का कमांड इसी वक्त खत्म किया जाए, उसे रोम लाकर उस पर कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए और उसे रोमन का पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाए। रोम के लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि वो सीजर का जैसा चाहे वैसा नुकसान करें और अगर उसे मार सकें तो मार भी दें। केटो समेत सीनेट के 1/3 मेंबर मोशन के फेवर में खड़े होते हैं और सबकी नज़र सिसरो पर होती है क्योंकि तीसरा ग्रुप खुद मार्क एंटोनी का होता है जो इस मोशन के विरोध में होता है। अचानक सिसरो मोशन के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से सीनेट के आधे से भी कहीं ज्यादा लोगों का वोट मोशन के सपोर्ट में हो जाता है, जिसके हिसाब से सीजर को रोम का एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि सिसरो और पोम्पेई सीजर को सिर्फ पावर से हटाना चाहते हैं, न कि उसकी मौत चाहते हैं। इसलिए सिसरो एंटोनी से चिल्लाते हुए कहता है कि वो मोशन के अगेंस्ट वीटो कर दे क्योंकि ट्रिब्यून होने की वजह से मार्क एंटोनी के पास ये अधिकार है। लेकिन तब तक सीनेट के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है और इसके बाद की सीनेट डिसमिस कर दी जाती है। क्योंकि सीनेट फॉर्मल तरीके से डिसमिस नहीं हुई थी, इसलिए ये डिसाइड होता है कि अगली सीनेट वहीं से शुरू होगी जहां से खत्म हुई थी और मार्क एंटोनी मोशन के अगेंस्ट वीटो कर सकता है। पोम्पेई कहता है कि मार्क एंटोनी को कोई भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मार्क एंटोनी को वीटो करने दिया जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीजर गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा और खुलकर मेरे खिलाफ आ जाएगा, जिसका नतीजा होगा कि रोम में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। मार्क एंटोनी को लगता है कि अगले दिन सीनेट जाते समय उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, इसलिए वो 13th लीजन के अपने सभी 50 सोल्जर्स को अपने साथ आने का आदेश देता है जिससे कि वो सेफ्टी के साथ सीनेट तक पहुंच सके। नाइबी पुलो को बताती है कि 8 सालों से वो और उसके बच्चे लूसियस वोरेनस की घर वापस आने का इंतजार कर रहे थे। वो सभी अकेले रह गए थे। इतने साल बाद वोरेनस वापस भी आया तो रूड बिहेव कर रहा है। पुलो यहाँ नाइबी को कहता है कि वोरेनस हमेशा सिर्फ 1 विमेन मैन रहा है और यही कहता था कि उसकी पत्नी नाइबी उसका घर पर इंतजार कर रही है। इस पर नाइबी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब वोरेनस बाहर से सुन रहा होता है और अचानक कमरे में आता है और पुलो से कहता है कि मार्क एंटोनी ने 13th लीजन के सभी सोल्जर्स को बुलाया है, अगर चलने की हालत में हो तो हमें एटिया के घर जाना है। अगली सुबह मार्क एंटोनी अपने सिपाहियों के साथ सीनेट की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में दोनों तरफ से पोम्पेई के लोग हमला करने की तैयारी में खड़े होते हैं। हालांकि एक आदमी सबको ये बोलते हुए हटाता रहता है कि पोम्पेई ने कहा है कि मार्क एंटोनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन भीड़ में से एक आदमी मार्क एंटोनी पर हमला करने की कोशिश करता है और पुलो उस आदमी का गला काट देता है। इतने में वहां लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी में वोरेनस के पेट में तलवार लग जाती है। पुलो तुरंत ही वोरेनस को संभालता है। पोम्पेई सीनेट के अंदर केटो से थोड़ा नाराजगी में कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, सीजर के पास अब कोई चॉइस नहीं है, वो अब अपनी सेना के साथ रोम आएगा। जूलियस सीजर को रोम का एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाता है। मार्क एंटोनी जान बचाते हुए अपने सभी सोल्जर्स के साथ वहां से सीधे सीजर के पास गॉल भाग जाता है। गॉल में जूलियस सीजर अपनी सेना से कहता है कि पोम्पेई और सीनेट ने उसे रोम का क्रिमिनल और एनिमी घोषित कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि उसकी सेना का हर सिपाही भी क्रिमिनल है। मार्क एंटोनी और उसकी 13th लीजन को सीनेट के बाहर पोम्पेई के हजारों लोगों ने मिलकर मारने की कोशिश की है। मेरे सामने अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं रोम जाऊं और सरेंडर कर दूं, या तो अपने हाथ में तलवार लेकर जाऊं और उन सभी को रोम से भगा दूं। इस बात पर सीजर को अपनी सेना के हर सोल्जर का जोरदार सपोर्ट मिलता है। इसके बाद सीजर अपनी पूरी सेना के साथ रोम के लिए चल पड़ता है। वोरेनस इंजर्ड कंडीशन में अपनी सेना के साथ एक कार्ट में होता है और पुलो उसका ध्यान रखते हुए बताता है कि हम सभी अब रोम जा रहे हैं। जूलियस सीजर की सेना इटली पहुंच चुकी होती है और रोम के अंदर एक बड़ी लड़ाई को लेकर हलचल काफी तेज हो जाती है। लास्ट सीन में नाइबी अपने बेटी के बेटे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि नाइबी ने जिस बच्चे को अपनी बेटी का बच्चा बताया होता है, असल में वो उसकी बेटी का नहीं बल्कि खुद नाइबी का ही बेटा होता है। इस सीन के साथ ही रोम के पहले सीजन का दूसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।